हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। वेलकम बैक टू परचम। रोज की तरह आज फिर हम मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। आज हमें 4 जुलाई 2024 के सीए को डिस्कस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी तिथि ऑफ पंचांग। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज क्या तिथि है? आषाढ़ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, यानी चांद धीरे धीरे छोटा होगा। और आज जब सूर्योदय हुआ तो करीब 5:30 बजे तक त्रयोदशी थी और उसके बाद चतुर्दशी लग चुकी है। सो जस्ट टू टेल यू, ताकि आपको इन महीनों, इन पक्ष और इन तिथियों से थोड़ी दोस्ती हो जाए। एग्जामिनेशन में कभी त्योहार, तीज, मेले ये सब पूछे जाएंगे तो आंसर कर पाएंगे आप। चलिए जी, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर डिस्कस करें। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कल का था ये यहाँ स्पेस आना चाहिए। विच बैंक रिसीव्ड अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी 23-24 के लिए अटल पेंशन योजना का एनुअल अवार्ड लगातार दूसरी बार कौन से बैंक को मिला था? लगातार दूसरी बार मिला है इस बैंक को। आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया। ऑल राइट, देन सेशन के दौरान जो कुछ क्वेश्चन किए थे उनका आंसर डिस्कस करते हैं। और मैंने आज पिक किया है रैंडमली, अंशिका आपका रिस्पॉन्स। सो आई हैड आस्क्ड यू कि 2000 करोड़ की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क बनने जा रहा है। कौन से स्टेट के अंदर? ये हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया था, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बनेगा। देन अब्दुल हामिद जी को परमवीर चक्र कब दिया गया था? ये हमने पूछा था बिकॉज कल इनके ऊपर 2 किताबें रिलीज की गई थी आरएसएस चीफ के द्वारा। सो 10 सितंबर 1965, बेसिकली ईयर इंपॉर्टेंट रहेगा, 1965 को दिया गया था। देन कल हम बात कर रहे थे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, SCO की। मैंने पूछा था ये बनी कहाँ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए, ये जो हेडक्वार्टर है इसका, ये तो बीजिंग चाइना के अंदर है, लेकिन इसका फॉर्मेशन शंघाई चाइना के अंदर हुआ था, इसलिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। शंघाई में बनी थी लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में है। एंड देन फाइनली आई हैड आस्क्ड यू कि यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट या अपॉइंट किए गए हैं नए, वो कौन है? एंटोनियो कोस्टा। राइट, सो ये था कल का पूरा डिस्कशन। अब आज चलते हैं और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं नए बच्चों को कि आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे उसका फ्री में PDF दिया जाता है, फ्री ऑफरिंग की तरह रोज, हिंदी और इंग्लिश अलग से। और वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? परचम का टेलीग्राम चैनल है, वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। लिंक सारे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन होता है। परचम ऐप नहीं डाउनलोड किए तो कर लीजिए, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। iOS यूजर्स आप भी कर सकते हो, स्टेप सारे नीचे दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोड कभी भी पूछा जाए सो KLIZZ, ये परचम का ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको वेब एक्सेस के टाइम या iOS डाउनलोड के टाइम शायद पूछा जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी PDFs चाहिए तो parchamclasses.in याद रखिएगा, ये अपनी वेबसाइट है। यहाँ से इंडिविजुअल PDFs आप सारे एक्सेस बाय कर सकते हो। यहाँ बाय करने पड़ेंगे, ये सारा फ्री है। बाय में बहुत महंगे PDFs हम नहीं देते हैं, 10 रुपए से आपके PDF स्टार्ट हो जाते हैं। मंथली कंपाइलेशन, एनुअल कंपाइलेशन तक सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन कोर्सेज चाहिए तो परचम ऐप पे जाइएगा। ओके, सो आज पहले 2 बच्चों जिन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक भेजा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि SSC CHSL के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और अभी आप लोगों की लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं, रादर प्रैक्टिस सेशंस चला रहे हैं हम लोग रोज शाम को 4 बजे। तो SSC CHSL का एक एग्जाम देकर के आए बच्चे, और 21 क्वेश्चंस जो हैं वो परचम के डेली करंट अफेयर और GK का जो पूरा कोर्स है, GA कोर्स SSC का, वहां से बच्चा आंसर कर पाया। एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट, राइट। और दूसरा एक और रिस्पॉन्स आया है CHSL का ही, सीधे 2023 CA इन्होंने पढ़ी थी यहाँ से, और उसमें से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली बने। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन में से जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो सब इनको आ गया आंसर करना। माय पॉइंट इज ये वाला लेने का कि SSC GA कोर्स कितना कारगर है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बेस्ट ऑफ कंटेंट मिलेगा, दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। दूसरी चीज, 2023 का CA मत छोड़िएगा। 2024 में SSC जो भी एग्जामिनेशन लेगा 2023 का करंट अफेयर भी तैयार रखिएगा। अभी तक चेकआउट नहीं की है तो ईयरबुक आती है परचम की 2024 एडिशन के नाम से, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2023 का पूरा कंटेंट दिया हुआ है। वो आप एक्सेस कर सकते हो परचम ऐप से और परचम वेबसाइट से भी। सो प्लीज डू चेक इट आउट। 2023 छोड़ के मत जाइएगा करंट अफेयर में, ठीक है। और परचम ऐप पे जाकर के ये कोर्स, अभी तक जिन बच्चों को नहीं आइडिया, जो CGL की भी तैयारी कर रहे हैं, यू हैव एम्पल टाइम इन योर हैंड, आराम से कोर्स लो, पूरी GA यहाँ से तैयार करो। इसके फीचर्स जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी बाय करते हो प्रॉब्लम आती है तो parchamclasses06@gmail.com पे लिखेंगे। मैंने सारी जानकारी दे दी, अब हम पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए करंट अफेयर्स की करते हैं शुरुआत। पहली खबर आ रही है, एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है नोमैडिक एलिफेंट।
नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक जो घूमता रहता है यहाँ वहाँ। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत तो है ही, साथ में मंगोलिया। सो इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड मंगोलिया। एलिफेंट गोल गोल होता है ना, पतला सा थोड़ी होता है एलिफेंट, गोल गोल होता है। सो मंगोलिया एलिफेंट कहीं ना कहीं याद रखिएगा। और ये कहाँ हुई? मेघालय में स्टार्ट हो चुकी है, उमरोई के अंदर। सो इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन है। ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, दोनों देश मिलकर के करते हैं। एक बार इंडिया में होगी, एक बार मंगोलिया में होगी। इस बार अगर उमरोई मेघालय में चल रही है 3 जुलाई टू 16 जुलाई तक ये चलेगी, डेट याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछते हैं आजकल, है ना, क्योंकि देखो मोटी मोटी बातें तो सारे बच्चे याद रख लेते हैं। अब कैसे वो डिफरेंशिएट करें कि मैं किसको मेरिट लिस्ट में लेकर के जाऊं, कैसे लेकर के जाऊं, तो फिर खोद खोद के चीजें पूछी जाती हैं। नोमैडिक एलिफेंट 1 यानी सबसे पहला जो एडिशन था इस एक्सरसाइज का, वो 2004 में 2004 में मंगोलिया में हुआ। एक बार मंगोलिया, फिर इंडिया, फिर मंगोलिया, फिर इंडिया। इस बार जो है वो 16th एडिशन है। अब इससे पहले वाला जो 15th एडिशन है वो उलान बातर मंगोलिया के अंदर हुआ था। ठीक है जी। अब ये जो एक्सरसाइज है इस बार जो हो रही है, मेन एम क्या है इस एक्सरसाइज का, कि जो भी सेमी अर्बन और माउंटेन टेरेन है वहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं हमारी दोनों साइड की आर्मीज के, उनको एनहांस करना। देखो ये आर्मी की एक्सरसाइज है, कहीं लिखी है क्या? ये रही आर्मी, दोनों देशों की आर्मी पार्टिसिपेट करती है इसमें। सो माउंटेन एरियाज हो या सेमी अर्बन एरियाज हो, वहाँ पे कैसे हम अपने ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज की गई है। मेन पॉइंटर्स याद रहेंगे। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया 16 संस्करण है, यानी एडिशन है। इस बार 3 to 16 जुलाई ये चलेगी। और इससे लास्ट एडिशन उलान बातर में हुआ था। सबसे पहला एडिशन 2004 मंगोलिया के अंदर हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने आपको स्टैटिक के एंगल से दे दिए हैं, बिकॉज यहाँ इन सेशंस में हम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं करते, हम साथ में स्टैटिक कवर करते चलते हैं, ताकि काफ़ी सारी तैयारी आपकी साइड बाय साइड होती चले। सो देखो ये कुछ और इंपॉर्टेंट आर्मी की एक्सरसाइजेस हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर के एक्सरसाइजेस करती हैं अलग अलग देशों के साथ। तो ये सिर्फ आर्मी की एक्सरसाइजेस हैं जो दूसरे देशों के साथ उन्होंने की हैं, बायलेटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय। सो वज्र प्रहार, बहुत तेज प्रहार यूएस के साथ में, ऐसे याद करवाती हूँ मैं हर बार। सदा तानसीख सऊदी अरेबिया, शक्ति फ्रांस, कैसे याद कराती हूँ, छोटी सी फांस चुभ जाए ना, लिटिल फाइबर ऑफ वुड, अगर वो भी आपको चुभ जाए तो बहुत शक्ति होती है उसमें दर्द करने की, तो शक्ति फ्रांस। अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम, एक टाइम पे अजय थे, पूरी दुनिया को जीत रखा था। हैंड इन हैंड चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं ना, तो बस ये हैंड इन हैंड चाइना के साथ हम करते हैं। इंद्र रशिया, ओके। देन इंद्र भगवान रश करके बारिश फेंकते हैं। देन मैत्री, अभी हमने रिसेंटली पढ़ी थी, थाईलैंड के साथ। और संप्रीति बांग्लादेश के साथ, हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी प्रीति है, राइट। तो ये सारे कुछ हिंट के साथ आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया। अब हम आते हैं अगले पॉइंट ऑफ न्यूज़ पे। अब देखिए न्यूज़ तो बड़ी छोटी सी है कि पार्लियामेंट सेशन कंक्लूड हो चुका है, दोनों हाउसेज एडजर्न सीने डाई, बोथ द हाउसेज आर एडजर्न सीन डाई, सीने डाई या सीन डाई जैसे आप इसको बोलते हैं। अब न्यूज़ तो इतनी सी है कि भाई जो पहला पार्लियामेंट्री सत्र था वो अब कंक्लूड हो चुका है और दोनों हाउसेस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। स्थगित तो क्या मतलब खत्म हो गए अभी का सेशन। अब कब होगा डेट अनाउंस नहीं हुई है कि अब हम वापस कब मिलेंगे। तो सीने डाई क्या होता है? सीने डाई का मीनिंग होता है इनडेफिनिट पीरियड, दैट इज इनडेफिनिट पीरियड व्हाट? टर्मिनेटिंग सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनिट पीरियड। एडजर्निंग सीने डाई मतलब पार्लियामेंट को कब तक के लिए बर्खास्त कर दिया है? अनिश्चित काल के लिए। अब वापस हम कब मिलेंगे अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। सो बस ये तो थोड़ा सा स्टैटिक के एंगल से ही न्यूज़ देखनी है, बाकी करंट तो इतना ही है। सो जनरल इलेक्शंस के बाद 18वीं लोकसभा 18th लोकसभा का पहला सत्र हुआ। एंड राज्यसभा का कौन से नंबर का सेशन था? 264th सेशन, 264th सेशन हुआ। और लोकसभा का 24th को स्टार्ट हुआ था, राज्यसभा का 27th को स्टार्ट हुआ था। ये दोनों कंक्लूड हो चुके हैं। सीने डाई एडजर्न्ड, लोकसभा एडजर्न हुई 2 जुलाई को, राज्यसभा 3 जुलाई को। सीने डाई का मतलब मैंने बता दिया, जब आप टर्मिनेट करते हो सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अनिश्चित काल यानी इनडेफिनिट पीरियड, हमें नहीं पता हम दोबारा कब मिलेंगे। अब ये पावर किसके पास है? द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सीने डाई ये किसके पास लाई करती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। सारी पावर जो होती है इस चीज की लोकसभा स्पीकर के पास, लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में है। राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो धनखड़ साहब यहाँ पर हैं और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? जल्दी से लिख के बताओ।
पूछने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मुझे बड़ा सिंपल सा है, ओम बिरला जी, ठीक है। सो ये दोनों लोगों के पास ही पावर्स वेस्टेड है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये अगर इन्होंने एडजर्न सीने डाई कर दिया तो जल्दी नहीं बुला सकते, बीच में नहीं बुला सकते, जब ये चाहें मीटिंग के लिए दे कैन कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम, जब तक के लिए एडजर्न किया गया है, या फिर सीने डाई के बाद भी ये बुला सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब ये मैं पढ़ूंगी नहीं, ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए दे दिया है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि हम लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहीं पे एक जगह इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, ताकि थोड़ा सा भी अगर डाउट कंफ्यूजन है, नए नए बच्चे कोई तैयारी में है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क होते हैं मेजर, तो आप यहां से रेफर कर सकते हो। चलिए जी, अब हम अगली न्यूज़ पे आते हैं। देखो, ये जो भी स्टैटिक पॉइंट्स है ना, सब आपको पीडीएफ में मिलते हैं, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। यूजुअली मैं चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ, पर ये मैंने एडिशनल डाला था एक स्लाइड, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, न्यूज़ से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है उसका। चलिए, सो अगली खबर आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने वाला है अमरावती में। महाराष्ट्र का जो अमरावती है, वहां पे साउथ एशिया का, जिसमें भारत भी आता है, वहां का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाएगा। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा, सॉरी। ओके, एयर इंडिया किसके अंडर में आती है? टाटा ग्रुप के अंडर में आती है। सो टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया है, वो साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगी अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट पे, अमरावती का बेलोरा एयरपोर्ट, ठीक है। और ये 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाएगा। देखो, Q1 यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 26। टोटल 31 सिंगल इंजन या 3 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट यहाँ पे लगाए जाएंगे, और इनका एम है कि हर साल 180 कमर्शियल पायलट्स को ट्रेन करना। देखो, फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज एवरीबडी इज प्रेफरिंग कन्वीनियंस, और बहुत इकोनॉमिकल होता जा रहा है पहले के मुकाबले अब उड़ना। तो ऐसे में बहुत सारे कमर्शियल पायलट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उनकी तैयारी के लिए एयर इंडिया ये पूरा सेटअप कर रहा है। इसके लिए कोलैबोरेट किया है महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने विथ एयर इंडिया। गॉट इट? कौन है सीईओ एयर इंडिया के? कैम्बेल विल्सन। अगली खबर, आशा ताई। सो आशा भोसले जी से रिलेटेड एक बायोग्राफी रिलीज की गई है। बायोग्राफी का नाम क्या है? स्वर स्वामिनी, स्वर की स्वामिनी, मास्टर्स ऑफ या मास्टर ऑफ स्वर। सो स्वर स्वामिनी, ये किसकी बायोग्राफी है? स्वर स्वामिनी अकेला नहीं है, इसका पूरा नाम है स्वर स्वामिनी आशा। बायोग्राफी जो बुक है उसका नाम क्या है? स्वर स्वामिनी आशा। तो देखो, क्वेश्चन ये तो बनेगा नहीं कि ये किताब किन की बायोग्राफी है, नाम में ही है। लिखी किसने, ये भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि करीब 90 ऑथर्स हैं जिन्होंने मिलकर इसको कंपाइल किया है। क्या पूछा जा सकता है? इफ एट ऑल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसको लॉन्च किसने किया है। सो इसको लॉन्च किया है RSS चीफ ने। कौन है ये? ये हैं, अभी हमने कल भी पढ़ा था, राइट। सो इनका नाम RSS चीफ मोहन भागवत जी हैं, और कल हमने देखा था इन्होंने 2 किताबें रिलीज की हैं, और आज हमने देखा कि एक और बुक रिलीज किया। तो अभी भागवत जी किताबें रिलीज करने के मूड में चल रहे हैं। RSS चीफ मोहन भागवत जी ने रिलीज की है आशा भोसले की बायोग्राफी पे लिखी हुई किताब स्वर स्वामिनी आशा। आगे चलेंगे। फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत पास्ड अवे। अब अगली जो हम 2 न्यूज देखेंगे वो सैड डिमाइस से रिलेटेड देखेंगे। पहला जो दुखद निधन है वो इंडियन मिडफील्डर का, फुटबॉल की क्षेत्र से फुटबॉल मिडफील्डर रहे भूपेंद्र सिंह रावत। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह रावत। और इनको निक नेम से स्कूटर बुलाया जाता था। क्या नाम था इनका? प्यार का नाम जो खिलाड़ी बुलाते थे, स्कूटर। क्यों? क्योंकि बहुत तेज स्पीड थी इनकी। तो इनका अब निधन हो चुका है, और इन्होंने 1969 में मेरडेका टूर्नामेंट जो होता है मलेशिया में, मेरडेका टूर्नामेंट में इंडिया फुटबॉल टीम में रिप्रेजेंटेशन दिया था। अब यहीं पे एक और स्टैटिक का सवाल आ जाता है कि मेरडेका टूर्नामेंट कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, टॉबर्ट टाउन, नॉट टॉबर्ट, डिड आई से टॉबर्ट? रॉबर्ट टाउन जो कि ऑस्कर विनिंग राइटर हैं चाइना टाउन के, उनका निधन हो गया। ही वॉज अ राइटर, राइट। तो चाइना टाउन क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ ऑल टाइम जो माना जाता है वो चाइना टाउन माना जाता है, और उसके जो राइटर हैं रॉबर्ट टाउन, जिनको कि ऑस्कर भी मिल चुका है, उनका निधन हो गया है। बस 1 लाइनर के तौर पे ध्यान रखेंगे।
चलिए एक और वन लाइनर ऐड कर लेते हैं और वो है ब्रांड एम्बेसडर। तो पूमा अपने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाता रहता है, ऐसा नहीं सिर्फ यही 2 लोग हैं, लेकिन 2 और लोग उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और कौन कौन है? रियान पराग हैं और नीतीश कुमार रेड्डी हैं, दोनों क्रिकेटर्स हैं। सो रियान पराग एंड नीतीश कुमार रेड्डी हैव बीन रोप्ड इन एज एम्बेसडर्स ऑफ पूमा इंडिया। ओके, अब हम थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोल दीजिए या सेंट्रल डिपार्टमेंट्स बोल दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान। पहला क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग। दूसरा, संपूर्णता अभियान क्या है? इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो देखते हैं। नीति आयोग लॉन्च कर रहा है संपूर्णता अभियान, जो कि 3 महीने का एक कैंपेन है। क्या है ये? 3 मंथ का कैंपेन है, जुलाई से सितंबर तक चलेगा। इसके अंदर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, यानी कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई हैं और कुछ एक ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं सरकार ने, और उनमें डेवलपमेंट अच्छे से अलग अलग फील्ड के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो उनके लिए कुछ पैरामीटर्स सेट हैं कि अच्छा क्या बच्चों को किताबें टाइम पे दे दी जाती हैं, अच्छा क्या एंटीनेटल केयर सिस्टम अच्छा चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के अंदर प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्या ये ढंग से सारी चीज़ें यहाँ लोगों को मिल रही हैं, उसके 6 की इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 6 की बिंदु हैं, मुख्य बिंदुएं हैं, जिनके ऊपर कितना काम हुआ, हम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। मुद्दा समझ में आया? बात यह है कि जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, इनमें 6 की इंडिकेटर्स चुने गए कि इन एरियाज में सरकार कैसा काम कर रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम जितना मिलना चाहिए, और उसी के लिए संपूर्णता अभियान लाया गया। संपूर्ण लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, जहां पे ये संपूर्णता अभियान चला करके और सारे की इंडिकेटर्स पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा देखा जाएगा। जैसे कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में कौन से की इंडिकेटर्स हैं? अब देखो, ये सारे बैठ के रटना मत, नहीं याद करना है, ये मैंने डाला है ताकि आपको मोटे मोटा आइडिया हो जाए। कभी पूछ लिया जाए कि ठीक है संपूर्णता अभियान कौन से एरियाज पे वर्क करेगा, तो कुछ एक आइडिया आपको मिल जाए। आपको हर एक चीज़ याद नहीं करनी है इसमें से। देखो, एंटीनेटल केयर यानी कि जो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, उनमें उनको जो लाभ मिलने चाहिए वो सब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। डायबिटीज़ के अगेंस्ट लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है कि कौन डायबिटिक है नहीं है। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो डिलीवरी के बाद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत लेके जा रही है नहीं जा रही, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एट्सेट्रा, यानी उनको मिल रहा है या नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो भी फंड उनका रिवॉल्व होने के लिए जो भी सपोर्ट दिया जाता है वो दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे, इनके चेकिंग की जाएगी कि संपूर्णता से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़े होते हैं, ब्लॉक्स उन्हीं के अंदर से निकाले जा रहे होते हैं। ठीक है, सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए। इसी तरह से देखो, डिस्ट्रिक्ट पे एंटीनेटल केयर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कॉमन है। बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन लग रही है या नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड, स्कूल जो सेकेंडरी लेवल तक चल रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। टेक्स्ट बुक बच्चों को 1 महीने के अंदर नए सेशन में मिल रही है नहीं मिल रही। इस तरह की सारे पैरामीटर्स के ऊपर चेक लगाया जाएगा, टिकिंग की जाएगी संपूर्णता अभियान के अंदर। और कौन चला रहा है इसको, किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। चलो, नीति आयोग का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, कुछ के लिए बच्चों वाला सवाल, कुछ के लिए सिर खुजाने वाला सवाल कि हाँ नीति आयोग तो पढ़ते रहते हैं, पर नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग में, लिखो जल्दी से। ठीक है जी, अब ये अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल मैंने डाल दी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से रिलेटेड। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया था। 112 डिस्ट्रिक्ट ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पे क्विक और इफेक्टिव वर्क किया जाएगा इन 112 डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, फिनेंस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब एरियाज के अंदर। और फिर ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जनवरी 2023 में, और छोटे लेवल तक डेवलपमेंट लाने के लिए 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए। और ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी। चलो, नेशनल टीचर्स अवार्ड। नेशनल टीचर्स अवार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं, इसका नॉमिनेशन अनाउंस कर दिया गया है। तो जो भी टीचर्स हैं और आप खुद को अगर बहुत अच्छा मानते हैं तो आप अपना नॉमिनेशन कर सकते हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया है। कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, बता दीजिए जी।
एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सेल्फ नॉमिनेशन एलिजिबल टीचर्स के अनाउंस किए हैं कि आप भेज दीजिए, और 15 जुलाई तक आई थिंक नॉमिनेशन जा सकते हैं, और टोटल 50 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उनको जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं 5 सितंबर टीचर्स डे पे अवार्ड करेंगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। अगली अब जो न्यूज आ रही है वो स्टेट न्यूज कैटेगरी है। अब हम जो कुछ न्यूज देखेंगे अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई देखेंगे, लेकिन ये सबको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश निर्माण बिल 2024, उत्तर प्रदेश निर्माण बिल 2024। अब इसका जो ड्राफ्ट था, भाई बिल का ड्राफ्ट बनाया जाता है फिर उसको पास कर दिया जाता है ना, तो वही काम हुआ है कि इस बिल का जो ड्राफ्ट था वो पास कर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इस बिल का क्या नाम है? निर्माण 2024। जो ड्राफ्ट बिल था उसका नाम क्या है? निर्माण 2024। क्या फुल फॉर्म है इसका? नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया। ये उत्तर प्रदेश का है, यानी कि ऐसे क्लस्टर या रीजन्स बना देने जहां पे आकर के कोर सिर्फ वहां पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन का एरिया है ना, तो इन्हीं से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होंगे, इन्हीं से रिलेटेड काम होंगे, ऐसा एक रीजन पूरा डिफाइन कर दिया जाएगा। सो ड्राफ्ट बिल स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन तैयार करने के लिए लाया गया है, जिसके तहत बड़े बड़े इन्वेस्टर कंट्री के हों चाहे फॉरेन के हों, दूसरे कंट्रीज के हों, आकर के निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डिक्लेयर किए जाने के तहत ये बिल लाया गया था। इसके ड्राफ्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। 4 ऐसे SIR स्पेशल इकोनॉमिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनाए जाएंगे। अच्छा, यूपी पहला ऐसा स्टेट नहीं है जो इस तरह का कोई काम कर रहा है। ऑलरेडी 3 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो इस तरह के एक्ट पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, कर्नाटका आता है। उनके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक रीजन्स हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं, सॉरी। और अब उत्तर प्रदेश चौथा ऐसा स्टेट बन रहा है। 20,000 एकड़ ऑफ लैंड वो अलॉट करेगा कि यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनाए जाए, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे बनाई जाए जहाँ पे बाहर से आकर के निवेश किया जाएगा। ओके, देन व्हाट? बस चलो, देन इसके लिए एक MOU प्रपोजल आया है कि भाई एक MOU हम साइन करवाएंगे ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड MSME के बीच में, जिससे कि और डेवलपमेंट किया जा सके, और इसको भी अप्रूवल मिल गया है। देखो, यूपी ने ऑलरेडी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, अब एक और चीज समझो, ये जो SIR होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन होते हैं, इनमें वर्क कैसे होता है? जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डिसेंट्रलाइज कर देती है कुछ अथॉरिटी, इन रीजन को जो मेन बॉडी देख रही है, जैसे कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वही बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेगी उस रीजन का। तो इस अथॉरिटी के पास काफी सारी पावर डिसेंट्रलाइज कर दी जाती है कि इसका डिसीजन आप ही लोगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो बस एक तो SIRs बनाए जाएंगे अप टू 4। दूसरा क्यों किए जाएंगे? ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और बिग कन्वेंशन सेंटर भी खोले जाएंगे, जैसे कि हमारा भारत मंडपम है। सो इस तरह के सेंटर्स लखनऊ और वाराणसी में खोले जाएंगे, ताकि जो भी लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, उनकी मीटिंग एक्सेट्रा की जा सके। इन सब के लिए जो ड्राफ्ट बिल है वो कौन सा है? निर्माण बिल 2024। कौन सा राज्य लेके आया है? उत्तर प्रदेश लेके आया है। फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल। क्लियर है जी? चलिए, फिर हम आते हैं महाराष्ट्र पे। मुस्कुराती हुई दीदी, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, माझी लाडकी बहन, मेरी प्यारी बहन योजना है ना, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें। सो अब इसमें हर महिला को मिलेगा 1500 प्रति महीना। ये तो है ही कि जितनी भी फीमेल हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको हर महीने 1500 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे, वो मैरिड हों, विडोड हों, अबैंडेंड हों एक्सेट्रा, या फिर अगर हर परिवार में कोई एक सिंगल अकेली यानी अकेली अनमैरिड वुमेन भी है तो उसको भी ये दिया जाएगा। और इसमें सरकार ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका कुछ संशोधन किया, यानी रिवीजन किया है। सो एज लिमिट जो है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की, पहले 61 ईयर्स तक हुआ करती थी, 21 to 61, अब उसको बढ़ा के 65 कर दिया। यानी 21 साल से लेकर के 65 साल तक की कोई भी महिला है, अब वो मैरिड भी हो सकती है, विडोड भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है, डेस्टिट्यूट, अबैंडन हो सकती है, या फिर हर घर में एक अकेली अनमैरिड वुमन जो होगी, हो सकता है ज्यादा भी हो लेकिन एक ही कोई बेनिफिट मिलेगा, वो भी एलिजिबल है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जिस परिवार की वो महिला है उसकी सालाना इनकम उस परिवार की 2,50,000 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे में उस फीमेल के खाते में डायरेक्टली 1500 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे।
ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपना देखरेख कर सके। ठीक है जी। और इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से ही कंसिडर किया जाएगा 2024 से। जो लोग इसमें बाद में भी एनरोल करेंगे उनको भी बेनिफिट जुलाई ऑनवर्ड्स दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द सीएम हैज अनाउंस, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। अब हम चलते हैं जी किशन रेड्डी जी की तरफ। जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पायरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि निर्माण पोर्टल। किसने लॉन्च किया? हमारे यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल। किन बच्चों के लिए? भाई सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स आपके लिए है नेशनल सिविल सर्विसेज में, यानी आईएएस बनने की तैयारी में जो लगे होते हैं, आईएफएस बनने की तैयारी में। तो अगर आपने प्री क्लियर कर लिया है ना, आपने प्री निकाल लिया है, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपनी डिटेल्स भर सकते हो और आपको 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये कहाँ होगा और किसने लॉन्च किया है? नहीं, ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया लिमिटेड, हाँ उन्होंने लॉन्च किया। और जहां जहां पे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑपरेशंस हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को, जो वहां के डोमिसाइल सिटीजन हैं यानी वहीं के हैं, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने तो लॉन्च किया है इसको। कौन सा पोर्टल है? निर्माण पोर्टल है। सो मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड माइंस ही हैज लॉन्च्ड निर्माण पोर्टल नई दिल्ली के अंदर। इट इज अलाइंड विथ मिशन कर्मयोगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिशन कर्मयोगी चलता है उसी की सेम तर्ज पे किया है कि भाई अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कौन सी कंपनी का? कोल इंडिया लिमिटेड का। क्या है? CSR इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत कोल इंडिया लिमिटेड ने ये डिसाइड किया है कि जो भी बच्चे हैं जो इसकी ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं और अगर वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स नेशनल लेवल का क्लियर कर लेते हैं, तो उनको ऐसी 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, CIL कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है? 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उन बच्चों को 1 लाख रुपीस दिए जाएंगे। अब वो बच्चे कौन? कैटेगरी डिफाइन की गई है। कुछ बच्चे नाराज हो सकते हैं यहाँ पे, हम क्या करें? अब जिन्होंने किया अनाउंस उन्होंने किया है। देखिए, पहली चीज, एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल या थर्ड जेंडर तक ही ये लाभ पहुंचाया जाएगा, ठीक है जी। और फाइनली परमानेंट रेसिडेंट्स होने चाहिए आप उन 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कोल इंडिया लिमिटेड के। नाम क्या है इस पोर्टल का? इस पोर्टल का नाम है निर्माण पोर्टल। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है मुखामुखी प्रोग्राम। मुखामुखी प्रोग्राम कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया? सो विशाखापट्टनम कहाँ पर है जी? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया, विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च किया है। पर्टिकुलरली विशाखापट्टनम के लिए लॉन्च हुआ है, ये स्टेट लेवल पे नहीं हुआ है। क्यों किया गया है? ताकि जो भी लोग कॉलोनीज में रहते हैं उनसे जाकर के सीधे बातचीत की जाए, 1 to 1 मुखामुखी, यानी बातचीत करना कि आपको क्या समस्या है, क्या किया जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सीधे सीधे एड्रेस करने के लिए विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर मुखामुखी प्रोग्राम। फिर अब हम चलते हैं ग्लोबल लेवल की न्यूज़ के ऊपर, और सबसे पहली जो खबर आ रही है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट फॉर एपिलेप्सी कंट्रोल हुआ है कहाँ? यूके के अंदर। यूके के एक टीनेजर के अंदर एक इम्प्लांट किया गया है। फर्स्ट पर्सन बन गए हैं वो डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन डिवाइस इम्प्लांट करवाने वाले, DBS, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन डिवाइस। इससे क्या होगा? जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, राइट, जो कि एक हम क्या बोलेंगे, ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है, ब्रेन अलग अलग तरह के स्टिम्युलेशंस देता रहता है, तो उनकी वजह से मिर्गी पड़ती है ना। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम चोट, सम एक्सीडेंट, अदरवाइज ऑल्सो। हर केसेस में पता नहीं चलता कि क्यों मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, बट एनी केस दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया है एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। डीप ब्रेन स्टिमुलेटर डिवाइस लगाया गया है और उससे जिस टीनेजर में ये डिवाइस लगाया गया, 80% सीजर्स जो डे टाइम में आते थे उसमें कमी दर्ज की गई है। 12 लाख की लागत से लग रहा है, लेकिन ये काफी इफेक्टिव पाया गया है। सो एपिलेप्सी एक कंडीशन है जिससे रेकरिंग सीजर्स होते हैं, यानी दौरे पड़ते हैं, और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब ब्रेन में होती है, ब्रेन एबनॉर्मल सिग्नल्स भेजता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये जो इम्प्लांट किया जाता है ये उन सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम कर देता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट या अदर getting elected to a position. So ex-spy chief to be sworn in as new Dutch PM, Prime Minister of Netherlands बदले हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स कौन चुने गए हैं? डिक शूफ, श्कॉफ है वैसे तो, शूफ नहीं है, श्कॉफ। सो डिक श्कॉफ, he has become the new prime minister of which country? Netherlands। और ये एक्स स्पाई चीफ रह चुके हैं, खुफिया बातें निकालने में महारत है इनको, और इनको डच प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, यानी अब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स की पोजीशन पे अपॉइंट हो गए हैं, डिक श्कॉफ।
और क्यों, कहाँ गए मार्क रूट जी? मार्क रूट जो कि पहले इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो बनने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी छोड़ दी है और उसकी जगह अब डिक स्कॉफ आ गए हैं। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति जो कि अकेले पूरे धरती का, धरती इन द सेंस वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि स्पेस में नहीं, पूरी दुनिया, दुनिया बोलना चाहिए, धरती नहीं, पूरी दुनिया का चक्कर अकेले लगा चुके हैं और एक ही बारी में वो व्यक्ति कौन बन गए हैं? स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट। So Steve Fawcett has become the first person to fly around the world alone, non-stop, under 15 days. ठीक है, और स्पिरिट ऑफ फ्रीडम बलून के अंदर बैठ करके इन्होंने पूरा चक्कर पूरी दुनिया का लगा लिया है, घूम लिया पूरी दुनिया, और कितने टाइम में? 13 डेज 8 आवर्स 33 मिनट्स के अंदर, बिना रुके, लगातार बिना रुके। तो पता नहीं इन्होंने सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट किए होंगे। एनीवेज स्टीव फॉसेट पहले व्यक्ति जो कि अकेले पूरी दुनिया घूम चुके हैं बिना रुके। चलो, अगली जो खबर आ रही है वो इंडिया और म्यांमार से रिलेटेड है और फिनेंस, बैंकिंग और फिनेंस डोमेन की है। देखिएगा, इंडिया एंड म्यांमार कंप्लीट्स ₹1 crore ट्रांजैक्शन अंडर रुपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म वाया पंजाब नेशनल बैंक। सो इंडिया और म्यांमार के बीच में रुपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म सेटअप किया गया था। रुपी क्यात, रुपी हमारी करेंसी, क्यात उनकी करेंसी। तो अगर हम उनसे कुछ खरीद रहे हैं या वो हमसे कुछ खरीद रहे हैं तो हम सेटलमेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट वाला सिस्टम यहाँ पे आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वोस्त्रो अकाउंट की। क्या होता है ये मैं समझाऊंगी, पर इस वोस्त्रो अकाउंट में सीन में हमारा कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। हमारे पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू जब हमने म्यांमार से पल्सेस का शिपमेंट इंपोर्ट किया तो हमने पेमेंट कहाँ किया? हमारे पंजाब नेशनल बैंक में जो म्यांमार के बैंक का अकाउंट था उसमें किया है और इंडियन करेंसी के अंदर किया है। अभी और ढंग से समझाऊंगी, डोंट वरी, पहले न्यूज समझ लो। इंडिया म्यांमार कंप्लीट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹1 crore अंडर रुपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो हमने म्यांमार से पल्सेस यानी दलहन लिए, दाल वगैरह लिए, और उसके बदले हमारा टोटल ट्रांजैक्शन 1 crore रुपीस को एक्सीड कर गया, और ये हमने रुपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत पे किया है। ठीक है, यानी हमने उनकी करेंसी में पे नहीं किया, हमने हमारी करेंसी में पे किया है। सो पंजाब नेशनल बैंक का जो यांगोन ऑफिस है, यानी वहां उनका जो पीएनबी का ब्रांच है, उसके थ्रू हमने पेमेंट भिजवा दिया है। अब इससे हुआ क्या? हुआ क्या से पहले समझो ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार जो है उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट खुल जाए भाई, जनवरी के अंदर ये बात हुई थी। तो हमारा जो पीएनबी है, इंडिया बैंक, ठीक है, उनके अंदर ये स्विट्जरलैंड हटा दो, यहाँ पे म्यांमार इमेजिन करो, म्यांमार का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, म्यांमार का जो सेंट्रल बैंक है उसका खाता हमारे पीएनबी बैंक के अंदर, इंडियन बैंक कौन सा है यहाँ पे? पीएनबी, और ये पीएनबी बैंक म्यांमार के अंदर है और इसके अंदर खाता किनका है? सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार का। हमने जब उनसे इतनी सारी दाल ली और हमने फिर उनको पैसे भेजे तो हमने इस खाते के अंदर, ये जो सेंट्रल बैंक का खाता हमारे पीएनबी में था, जो कि ब्रांच वहां पे है लेकिन है तो इंडियन बैंक ना, हमने इनके खाते में इंडियन रुपी में दिया। अब ये जो भी चेंज कर आके आगे देना है वो दे देंगे। ठीक है, तो वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है? योर अकाउंट विद अस, यानी किसी और देश का बैंक अकाउंट हमारे बैंक के अंदर होना, योर अकाउंट विद अस। तो वोस्त्रो अकाउंट होता है जब अ करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय अ फॉरेन बैंक। याद रखिएगा, ये पूरा जो वोस्त्रो नोस्त्रो आता है, दो देशों के बीच में जब ट्रांजैक्शन करना होता है उसको लेकर के आता है। तो कोई फॉरेन बैंक है, उसने करंट अकाउंट हमारे इंडियन बैंक में मेंटेन कर रखा है, यानी डोमेस्टिक बैंक में कर रखा है, रुपी करेंसी में, कि इस खाते में जो भी पैसे आएंगे वो रुपी के अंदर आएंगे। ओके, अब वो अपने लेवल पे फिर कर लेंगे, जैसे कि अकाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया विथ पीएनबी बैंक इन रुपी। समझ गए? इस तरह से समझिएगा। तो बस इसके तहत हमने 1 crore रुपीस का ट्रांजैक्शन किया। इसी का उल्टा नोस्त्रो अकाउंट होता है, हमारा खाता यानी आर अकाउंट विथ यू। अगर इंडिया के बैंक का खाता सामने म्यांमार के किसी बैंक में होगा तो उसको, वो हमारे लिए नोस्त्रो अकाउंट होगा। इंडिया, तो इंडिया का खाता फॉरेन बैंक में नोस्त्रो अकाउंट, फॉरेन बैंक का खाता डोमेस्टिक बैंक में वोस्त्रो अकाउंट। और इसके तहत इंडिया
म्यांमार ने 1 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन डील खत्म किया। ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी। चलो ओके, सो इसके साथ हमारे न्यूज़ भी खत्म हो जाती है आज की। तो चलिए जल्दी से अब हम बढ़ते हैं रिवीजन क्वेश्चन पे, देखते हैं जो भी कुछ पढ़ा है आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, आंसर कीजिएगा जल्दी से। अगर आप लाइव चैट में मौजूद हो तो वहीं पे आंसर करना शुरू कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये क्या हुआ, आर करेक्ट? हाँ, आर करेक्ट भी तो आना चाहिए, आर करेक्ट, ये है क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमैडिक एलिफेंट इज और आर करेक्ट। पहला है ये आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होती है एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है, दोनों देशों के बीच में होती है। फर्स्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन मंगोलिया इन 2004, 2004 में मंगोलिया में पहला एडिशन हुआ था, ये भी सही है, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन स्कीम? व्हाट इज इट? ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन स्कीम क्या है? एक और सवाल बन सकता है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। क्या है? अच्छा, फ्री एजुकेशन देते हैं क्या? नहीं। विमेन को 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, बिल्कुल सही। आगे पढ़ने की जरूरत है? फिर भी पढ़ लो। 1000 रुपए वोकेशनल ट्रेनिंग, नो नो, सो बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज एडजर्नमेंट सीने डाई रेफर टू? अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिख देती तो फटाफट से आंसर आ जाता, इसलिए नहीं लिखा। एडजर्नमेंट सीने डाई का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री सेशन फिक्स पीरियड के लिए एंड हो रहा है, नो। टर्मिनेटिंग पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनेट पीरियड, बिल्कुल। नेक्स्ट सिटिंग तक पोस्टपोन करना, नहीं। नया पार्लियामेंट शुरू करना, नहीं। सो इनडेफिनेट पीरियड तक टर्मिनेट करना पार्लियामेंट को। और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं समझा देती हूँ, बड़ा दिख रहा है पर इतना बड़ा है नहीं। So Noble Initiative for Rewarding Mains Aspirants of National Civil Services Examination, basically निर्माण. So निर्माण is a CSR activity of which organization? ये जो निर्माण है कि सिविल सर्विसेज में जो प्रिलिमिनरी लेवल पार कर लेंगे उनको 1 लाख रुपीस तक का प्राइज मनी ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दिया जाएगा, वो कौन सी कंपनी का CSR इनिशिएटिव है? ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन होता है खत्म। जाते जाते एक थॉट बूस्टर आपके लिए, ताकि थोड़े जोश में आकर के पढ़ाई कीजिए। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, वी स्टार्टेड विद डीवीडीज। कौन बोल रहा है? ये नेटफ्लिक्स बोल रहा है। आज नेटफ्लिक्स को देखिए। नेटफ्लिक्स की शुरुआत बड़ी मॉडेस्ट शुरुआत थी, डीवीडीज से शुरुआत की थी। तो हम में से कई लोग जो बड़े मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते होंगे, हम देखते हैं ना, न्यूज़ पढ़ते हैं कई बार, रिक्शे वाले का बेटा IAS बना है, या फिर बहुत गरीब बैकग्राउंड से आकर के आप किसी स्पोर्ट की जगत में छा गए हो। सो अगर आप हम्बल मॉडेस्ट बैकग्राउंड से भी आते हो, आपकी नॉलेज बड़ी हम्बल और मॉडेस्ट है, अभी आप बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो, अगर आप ऐसे आते हो तो भी डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आप अभी किस सिचुएशन में हो, अभी किन सर्कमस्टांसेस में हो, अभी किस बैकड्रॉप से हो, किस फैमिली से हो, किस नॉलेज लेवल पे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप कितनी मेहनत देने के लिए तैयार हो, राइट? अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत देने के लिए तैयार हो तो अभी आप कहाँ हो डज नॉट मैटर। आपके ड्रीम्स कहीं तक भी जा सकते हैं और आप उनको कहीं तक भी जा करके फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव टुडे। कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, आज का भी पूरा शेड्यूल मैं बता देती हूँ जल्दी से। देखिए अभी आपका डेली सीए आ चुका है, 4 PM पे आपका आज लाइव सेशन आना है SSC CHSL वाले बच्चों के लिए, पर वो सभी वनडे एग्जाम वाले बच्चों के लिए काम का होता है। उसके बाद 6 PM पे आपका मंथली सीरीज का सेशन आना है, और 7 PM पे आज आपका वीकली बैंकिंग सेशन आएगा, जो मिस हो गया था संडे को बिकॉज सर वॉज नॉट कीपिंग वेल, ही वॉज हॉस्पिटलाइज। ठीक है, सो ये प्रवीण सर सेशन लेंगे, संदीप सर सेशन लेंगे, और आज 4 PM किसका सेशन है? आज ज्योग्राफी का लाइव है। यस, ठीक है, ये प्रतीक सर लेने वाले हैं। तो डू नॉट मिस आउट दीज 3 सेशंस, और अब हम कल मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।